बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम स्टाइलिस्टिक्स लेवल्स ऑफ लिंग्विस्टिक एनालिसिस, थर्ड द सिंटैक्टिक लेवल। पहले दो लेवल्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। पहले लेवल में हमने बात की थी द फोनोग्राफोलॉजिकल लेवल और दूसरे लेवल में हमने लेक्सोसेमेंटिक लेवल डिस्कस किया था। सो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, द सिंटैक्टिक लेवल। सिंटैक्टिक लेवल में हम पहले बात करेंगे यूनिट्स ऑफ ग्रामर की। लैंग्वेज इज़ अ स्ट्रक्चरल आइडेंटिटी। कहते हैं कि हर लैंग्वेज की अपना एक स्ट्रक्चर होता है, एज इट्स एलिमेंट एग्जिस्ट एंड फंक्शन इन अ हायरार्किकल ऑर्डर। और फिर वो सारे मिल के, मतलब जो स्ट्रक्चर होता है उस सारे मिल के कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब जो वर्ड्स होंगे, अब वर्ड्स में सबसे पहले हम बात करेंगे अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले बातें हैं मॉर्फीम्स, फिर उसके बाद वर्ड्स। मॉर्फीम से क्या बनते हैं? वर्ड्स। वर्ड से क्या मतलब एक ग्रुप बन जाता है। अब ग्रुप से क्या मतलब ये एक फ्रेज़ बन गई, फिर उसके बाद क्लॉज और उसके बाद एक सेंटेंस बनता है। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का अपना एक स्ट्रक्चर है, उर्दू लैंग्वेज का अपना एक स्ट्रक्चर है, हिंदी लैंग्वेज का अपना एक स्ट्रक्चर है। जितने भी दुनिया में लैंग्वेज सब का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। इंग्लिश की अगर बात करें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। या कुछ सेंटेंसेस में ऐसे होता है कि पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद फिर वर्ब डायरेक्ट आ जाता है और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब मॉर्फीम जो है, मॉर्फोलॉजी आप लोगों ने पढ़ी होगी। मॉर्फीम जो स्मॉलेस्ट यूनिट्स होते हैं, उसके बाद वर्ड्स, ग्रुप से मुराद लाइक फ्रेज, फिर क्लॉज, उसके बाद सेंटेंस। यहाँ पे मेंशन भी है कि द मॉर्फीम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट वाइल द सेंटेंस इज़ द हाईएस्ट। मॉर्फीम जो है स्मॉलेस्ट यूनिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यूजुअल, अब ये पूरा एक क्या है? ये एक पूरा एक वर्ड है। लेकिन अगर हम कोई वर्ब ले लें, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड। अब प्ले क्या है? ये जो ये भी एक मॉर्फीम है। इसी तरह जो ईडी है वो भी एक मॉर्फीम हुआ। So it means played has two morphemes. First one is play and the second one we added ed. So that comes in morpheme. In order to do stylistic analysis at the syntactic level, you should be familiar with the group or phrase. Means आपको phrase से जो है वाकिफ़ होना चाहिए। The clause, आपको क्लास का पता होना चाहिए, आपको सेंटेंस का पता होना चाहिए ये क्या होते हैं। Among other relevant syntactic element, जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं। सिंटेक्स से क्या मुराद? सिंटेक्स का मतलब ये है द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर के स्टडी को करना ये सिंटेक्स कहलाता है। एंड ऑफ हाउ सेंटेंस स्ट्रक्चर इंटरेक्ट्स विद अदर डायमेंशंस ऑफ लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन। फिर इसमें जैसे फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स, ये सारे आ जाते हैं। ग्रुप की अगर बात करें, अ ग्रुप और फ्रेज इज़ अ स्ट्रेच ऑफ ग्रामेटिकली कोहेरेंट वर्ड्स without a subject and a finite verb unless it is a verbal group. Example, verb phrase. This means that only the verbal group or verb phrase can contain a finite verb. The sentence below contains 3 groups. तो इसका मतलब ये है कि एक ग्रुप या फ़िक्रा ग्रामर के लिहाज से मरबूत अल्फाज का एक पहला हुआ है जिसमें किसी मजमून और एक महदूद फ़हल नहीं है, जब तक कि ये एक ज़बानी ग्रुप यानी फ़हल का जुमला यानी वर्ब का जुमला ना हो। इसका मतलब ये है कि सिर्फ ज़बानी ग्रुप या जो वर्ब के फ़िक्रे में एक महदूद वर्ब हो सकता है। अब कुछ सेंटेंसेस है जैसे ही इज़ वॉकिंग अलोंग द रोड, यहाँ पे सारे सेपरेट है। अब यहाँ पे ही क्या है? सब्जेक्ट है। इज़ वॉकिंग क्या है? ये वर्बल ग्रुप है। और इसी तरह या वर्ब फ्रेज़ हम कह सकते हैं। क्यों? यहाँ पे जो इज़ है वो वर्ब है और वॉकिंग क्या है? जो वॉकिंग है ये वर्ब है। अलोंग द रोड इज़ एन एडवर्बल ग्रुप, और ये जो अलोंग द रोड है ये एक एडवर्बल ग्रुप है। अलोंग क्या है? ऑब्वियसली एक एडवर्ब है। सो अगर इससे आगे जो भी सेंटेंसेस आएंगे उसको हम कंसिडर करते हैं, लेकिन हमने हमेशा अलोंग से ही कंसिडर करना है कि ये एडजेक्टिव ग्रुप में आता है या नॉन ग्रुप में आता है या एडवर्बल ग्रुप। तो यहाँ पे ये एडवर्बल ग्रुप है। यू आल्सो कॉल इट अ प्रेपोजिशनल फ्रेज, लेकिन आप इसको प्रेपोजिशनल फ्रेज भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो अलोंग है ना ये प्रेपोजिशन भी है और साथ साथ में ये एक एडवर्ब भी है। As you must have seen above, a group can contain one or more words and it functions like a single lexical item. In English, the nominal group means the nominal जब भी word use होगा so it means noun phrase की बात करेंगे, has MHQ structure.
MHQ का क्या मतलब है? दिस मीन्स मॉडिफायर, हेड एंड क्वालिफायर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इन द ग्रुप इज़ द हेड। जो जब भी कोई ग्रुप में लाइक सेंटेंस होगा, कोई भी सेंटेंस होगा, उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड होगा वो क्या है? लाइक उसको हम हेड कहते हैं। द एलिमेंट दैट कम्स बिफोर द हेड इज़ अ मॉडिफायर। और जो एलिमेंट्स हेड से पहले आते हैं उसको हम मॉडिफायर कहते हैं। वाइल द एलिमेंट्स दैट कम्स आफ्टर द हेड इज़ अ क्वालिफायर। और जो हेड के बाद आते हैं उसको हम क्वालिफायर कहते हैं। आउट ऑफ द 3 एग्जांपल मॉडिफायर, हेड एंड क्वालिफायर, ओनली द हेड इज़ ऑब्लिगेटरी। जो हेड है वो ज़रूरी है। हिंस M and Q आर पुट इन ब्रैकेट्स इन द नोशन। जो ब्रैकेट्स में जो लिखे जाते हैं ऑब्वियसली एक चॉइस होती है। अगेन देयर कैन बी मोर देन वन मॉडिफायर बिफोर द हेड, जस्ट एज देयर कैन बी मोर वन क्वालिफायर आफ्टर द हेड। Can you identify the head, the modifiers and the qualifiers in each of the following? The beautiful girl. So यहाँ पे जो गर्ल है वो हमारे पास हेड हुआ, और इसी तरह जब उससे पहले जो वर्ड्स आएंगे उसको हम क्या कहेंगे? मॉडिफायर। सो इट मीन्स ये मॉडिफायर हुए और गर्ल क्या है? हमारे पास हेड है। इसी तरह अ वुमेन टू वॉच, अब जो यहाँ पे जो वुमेन है वो हमारे पास हेड है, और टू वॉच ये क्या है? ये हमारे पास क्वालिफायर है क्योंकि ये हेड के बाद आए हैं। एन इन्फ्लुएंशियल मैन टू वॉच इट आवर पॉलिटिकल सर्कल। यहाँ पे जो मैन है मीन इन्फ्लुएंशियल मैन, ये क्या हमारे पास? हेड है, और उसके आगे जो सेंटेंस है जो आगे लिखा है ये हमारे पास क्वालिफायर है। So the verbal group in the example, the word praise is so important. It may be a lexical verb alone or an auxiliary plus a lexical verb. The underlined expressions are examples of the verbal group. Like Bola will go to school, we should have been there, we danced merrily. So यहाँ पे जो verbal group है वो कौन कौन से हैं? So it means यहाँ पे go और go to school ये verbal group हुआ। इसी तरह have been there, danced merrily. So ये क्या है? ये हमारे पास verbal group होते हैं। In doing a stylistic analysis at the syntactic level, you will do well to pay a close attention to the choices which a writer or speaker has made at the level. So it means यहाँ पे जो अगर आपने किसी सेंटेंस लाइक किसी टेक्स्ट की सिंटैक्टिक या सिंटैक्टिक लेवल एग्जामिन करनी हो तो फिर आपके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लाइक राइटर के उस स्टाइल को देखना होगा और उसने किस तरह के वर्ड्स, किस तरह के ग्रुप्स को यूज़ किया है। अब क्लॉज की बात आती है। क्लॉज में क्या होता है? अ क्लॉज इज़ अ हायर रैंक देन अ ग्रुप। ये जो है क्लास जो है ग्रुप से हायर रैंक होता है, मींस ये ज़्यादा होता है। इट मे बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ग्रामेटिकल कोहेरेंट वर्ड्स विद अ सब्जेक्ट एंड अ फिनिट वर्ब। लाइक इसमें भी सब्जेक्ट होता है, फिनिट वर्ब होता है। The underlying expressions the following are examples. They left when we did not expect. So they left when we did not expect, ये सारे क्या है? क्लॉज है। They left हमारे पास क्लॉज है। When we did not expect ये भी क्लॉज है। Unless you guide him he will not know what to do. तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट जो he will not know what to do ये हमारे पास क्लॉज है। A clause that can stand as a sentence is called main or dependent. Independent clause जो सेंटेंस की तरह अकेला रहे उसको हम मेन या इंडिपेंडेंट क्लास, ये क्लास के टाइप्स है हमारे पास। और एग्जांपल द फर्स्ट क्लास ऑफ आवर क्लास ए जो है क्या है? ये ऑब्वियसली मेन क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास है। दे लेफ्ट, उसने छोड़ दिया। सो इट मीन्स क्या है? ये इंडिपेंडेंट क्लास है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता, मीन्स इंडिपेंडेंट है, जिसको हम मेन क्लास भी कहते हैं। इसी तरह व्हेन वी डिड नॉट एक्सपेक्ट, जिसका हमने तवक्को नहीं किया, तो ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास है। फिर उसके बाद द सेकंड क्लास ऑफ आवर एग्जांपल बी, on the other hand, a class that cannot stand on its own is regarded as a dependent or subordinate class. Example, the second class of example A and the first class of example B. In addition, we can have noun class, adjective class and adverbial class. Look at these examples. तो यहाँ पे अगर हम देखें unless you guide him, तो ये जो है हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जो है एक डिपेंडेंट क्लास है, मतलब किसी पे डिपेंडेंट रहता है। ही विल नॉट नो व्हाट टू डू। अब यहाँ पे अगर हम देखें आई डोंट नो व्हाट ही मीन्स, ये हमारे पास नॉन क्लास है। इसी तरह दोज हु लाइक अस आर मैनी, एडजेक्टिव क्लास है। और व्हेन ही केम वी सॉ हिम, ये हमारे पास एडवर्ब क्लास है। यू शुड नोट दैट ऑल्दो वी हैव सेड दैट क्लॉज शुड कंटेन अ फिनिट वर्ब। फिनिट वर्ब क्या होते हैं? फिनिट वर्ब हमारे पास वो होते हैं
जो सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट शो करते हो। मीन्स इन इंग्लिश ग्रामर अ फिनिट वर्ब इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज एग्रीमेंट विद अ सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें आई लव पैराडाइज, सो यहाँ पे लव क्या है, ये हमारे पास फिनिट वर्ब है। इसी तरह शी लव्स पैराडाइज, पॉप लव्ड पैराडाइज, तो ये क्या है, ये हमारे पास जो लव है वो क्या है, फिनिट वर्ब है। सो यू शुड नोट दैट ऑल्दो वी हैव सेड दैट क्लास शुड कंटेन अ फिनिट वर्ब, मतलब क्लास जो है उसको फिनिट वर्ब कंटेन करना चाहिए। द वर्ब मे बी ओमिटेड इन सम इंस्टेंसेस टू गिव अस व्हाट वी कॉल वर्बलेस क्लास। अगर वर्ब को रिमूव किया जाए तो उसको हम वर्बलेस क्लास कहते हैं। कंसिडर दिस इफ पॉसिबल लेट द मेन लीव नाउ, अ फॉर्म ऑफ द वर्ब बी टुगेदर विद इट, लाइक with it is omitted here. The full form is if it is possible let the man leave now. तो यहाँ पे लाइक इस सेंटेंस में जो है इट को जो है रिमूव किया गया है। लाइक ये सेंटेंस इस तरह, इफ़ इट इज़ पॉसिबल लेट द मैन लीव नाउ, इफ़ पॉसिबल लेट द मैन लीव नाउ, दोनों का मतलब मीनिंग एक ही है। अब दिस ओमिशन इज़ अ केस ऑफ ग्रामेटिकल इलेप्सिस, तो ये जो है ग्रामेटिकल इलेप्सिस की एक मतलब मिसाल है। फर्दरमोर नोट द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ द क्लास सब्जेक्ट, प्रेडिक्टर, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, एडजंक्ट। लुक एट दीज एग्जाम्पल्स। अब many people are painting their houses with these days, white these days। तो यहाँ पे many people क्या है, ये हमारे पास obviously subject है, और are painting क्या है, ये हमारे पास predictor है, और their houses ये obviously हमारे पास object आया, फिर white हमारे पास complement है, adjunct हमारे पास क्या है, these days, तो ये हमारे पास adjunct आया। You also need to note these, the predictor is the only element which is a verb phrase। अब जो कहते हैं कि जो predictor है वो हमेशा लाइक वो verb phrase होता है। अब यहाँ पे जो predictor है वो कौन सा है हमारे पास, are painting, so obviously are painting हमारे पास ये verb phrase आ जाता है। The subject normally precedes the predictor in a normal sentence in the indicative mood. The object is closely tied to the predictor in terms of meaning and it denotes the person or thing most intimately affected by the action or state it is denoted by the predictor. The complement can look specifically like an object, both can be noun phrases, but in terms of meaning it provides the definition or characterization of the subject or object. Objects and complements normally following the predictor। लाइक यहाँ पे वही बात की गई है। अगर आप लोगों ने जो ट्री डायग्राम पढ़ा हो सिंटैक्स में, तो उसमें भी आपको लाइक बहुत सी चीज़ें आप उसमें देखते हो कि कॉम्प्लीमेंट किसे कहा जाता है, और इसी तरह नॉन प्रेज को आप किस तरह सेपरेट करते हो, और वर्ब प्रेज। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है कि जो प्रेडिक्टर इज़ द ओनली एलिमेंट विच इज़ अ वर्ब प्रेज। अब प्रेडिक्टर मैंने आपको यहाँ बता दिया कि आर पेंटिंग हमारे पास प्रेडिक्टर है। फिर उसके बाद कहते हैं कि द कम्प्लीमेंट कैन टुक सुपरफिशियली लाइक एन ऑब्जेक्ट, तो ये भी लाइक एन ऑब्जेक्ट की तरह है। बोथ कैन बी द नॉन प्रेज। ये तो यहाँ पे जो लाइक ये नाउन प्रेजेस भी हो सकते हैं। जो कम्प्लीमेंट है ये नाउन प्रेजेस हो सकते हैं, और जो प्रेडिक्टर है ये क्या हो सकते हैं, ये वर्ब प्रेजेस हो सकते हैं। आप यहाँ पे ईज़िली देख सकते हैं कि देयर हाउसेस, यहाँ पे हाउस आ गए, सो ऑब्वियसली ये हमारे माइंड में एक ही चीज़ आती है कि हाउस क्या होता है, नाउन होता है। आर पेंटिंग आ गई। अब पेंट क्या है, ये वर्ब है, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो ये वर्बल या वर्ब प्रेज आ जाती है। If there is both an object and a complement in the class, normally the complement follows the subject. Example, John called Mary a fool। John subject है, called क्या है हमारे पास, predictor है, फिर object, उसके बाद जो fool है वो क्या है हमारे पास, complement है। Adjunct fills out the clause by adding extra circumstance। Adjunct हम तब यूज़ करते हैं जब हमने एक्स्ट्रा चीज़ लगानी हो, लाइक एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना हो, जिसमें लाइक लोकेशन, स्पीकर्स एटीट्यूड, etc, relate up to time। There is no fixed number of adjuncts that can occur in a clause. In this wise they are like modifiers in the nominal group। तो ये आपकी मर्ज़ी होती है, आप लगा भी सकते हो। Adjuncts are the most mobile element of the clause। There are two kinds of objects, direct object and indirect object। These are also kinds of complement। तो ये भी एक किस्म की complement है, subject complement and object complement। Consider these। He was a great
स्टेट्समैन। ही वॉज क्या है हमारे पास, लाइक ही जो है हमारे पास सब्जेक्ट है, वॉज क्या है हमारे पास प्रेडिक्टर है। और प्रेडिक्टर को एक चीज़ आप लोगों ने हमेशा माइंड में रखनी, जिसको हम वर्बल क्लॉज भी कहते हैं। इसी तरह जो सी है ये हमारे पास कम्प्लीमेंट है। अब किसकी कम्प्लीमेंट है, हम ही की बात कर रहे हैं यहाँ पे इसकी, कि ही वॉज अ ग्रेट स्टेट्समैन, मतलब वो एक अच्छा स्टेट्समैन था। दे रिगार्डेड हिम अ ग्रेट स्टेटमैन। दे के हमारे पास सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद प्रेडिक्टर है। रिगार्ड या वाज रिगार्डेड, ये क्या है, ये हमारे पास ऑब्वियसली फिर ये एक वर्ब प्रेज भी बन जाता है, लेकिन इसको अगर हम सिंपल के तो ये प्रेडिक्टर है। हिम क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अ ग्रेट स्टेटमैन, ये हमारे पास अगेन जो है लाइक कम्प्लीमेंट आ गया। A careful study of the arrangement of the elements of the class can eliminate your stylistic analysis. A writer or speaker can deviate from the normal order to create foregrounding. Foregrounding का कंसेप्ट आपने पढ़ा है। डेविएट का कंसेप्ट क्या है कि इसमें आप रूल्स के अगेंस्ट जाते हो, मतलब जो किसी लैंग्वेज के रूल्स होते हैं आप उसके अगेंस्ट जाते हो, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। और ये कौन लोग करते हैं, हमेशा राइटर्स करते हैं या कोई स्पीकर करता है। हेयर ही कम्स इंस्टीड ऑफ ही कम्स हेयर, हेयर ही कम्स, या आप क्या कहते हो, ही कम्स हेयर। तो मतलब ये जो है लाइक आप कह सकते हैं कि यहाँ पे डेविएशन हुई है या फोरग्राउंडिंग जो हम कहते हैं, और ये सही है, ही कम्स हेयर। कैन यू एक्सप्लेन द स्टाइलिस्टिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ दैट फोरग्राउंडिंग द सेंटेंस। सेंटेंस से क्या मुराद है, द सेंटेंस इज़ द हाईएस्ट और द लार्जेस्ट एलिमेंट। सेंटेंस ऑब्वियसली किस चीज़ से बनता है, ग्रुप ऑफ वर्ड से, तो ऑब्वियसली एक प्रेज बन गई, प्रेज से फिर क्लास, क्लास से फिर एक सेंटेंस बन जाता है। Both structural and functional criteria are taken into consideration in classifying sentence. Structurally we can have simple, अब फिर उसके बाद उसके टाइप्स आ जाते हैं, जिसमें सिंपल, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस आ जाते हैं। या उसके जो दूसरे लाइक जो सेंटेंस के जो दूसरे टाइप्स आ जाते हैं, जिसमें डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, रिक्वेस्ट, ये सब आपको पता है, आप पढ़ते आ रहे हो कि इंट्रोगेटिव कौन से सेंटेंसेस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी, इम्पेरेटिव, और सिंपल सेंटेंसेस कौन से होते हैं, कंपाउंड वगैरह, कम्प्लेक्स। When a sentence makes one statement and contains one finite verb, it is said to be a simple sentence. तो जब वन फिनिट वर्ब हो और उसके साथ सब्जेक्ट हो तो ऑब्वियसली एक सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे द कंसल्टेंट्स एट द यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल आर रिसोर्सफुल। द यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल इज़ अ पैसेस्टियर इन अ टेरिटोरियल health. When a sentence makes at least two sentences, example contains at least two finite verbs and the two idea statements made or equal of status, the sentence is said to be a compound. फिर वो compound बन जाता है जब इसमें दो आइडियाज़ का जिक्र आता है। जैसे यहाँ द कॉलेज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल इज़ अ प्रेसिडेंट इन अ टेरिटरी हेल्थ, द कंसल्टेंट एट द यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल आर रिसोर्सफुल एंड, सॉरी ये नहीं, ये सेंटेंस है, ये द कंसल्टेंट एट द यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल आर रिसोर्सफुल एंड दे इंजॉय रेगुलर रेफ्रेशर कोर्सेज। तो यहाँ पे लाइक एंड का आ गया तो ऑब्वियसली ये फिर दो सेंटेंसेस बन जाते हैं। बट इफ़ द टू आइडिया स्टेटमेंट्स आर लिंक्ड इन सच अ वे दैट वन इज सबऑर्डिनेट टू द अदर, देन वी हैव अ कम्प्लेक्स सेंटेंस, सी दिस एग्जांपल। तो फिर ये कम्प्लेक्स सेंटेंस की एग्जांपल है, द कंसल्टेंट्स एट द यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल आर रिसोर्सफुल बिकॉज आ गया तो ऑब्वियसली ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में आ जाता है, तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स सेंटेंस है। कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस कंबाइंस द फीचर्स ऑफ बोथ कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, इसमें फिर दोनों आ जाते हैं। लाइक द कंसल्टेंट्स एट द यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल आर रिसोर्सफुल बिकॉज दे इंजॉय रेगुलर रिफ्रेशर कोर्सेज एंड दे यूज़ मॉडर्न इक्विपमेंट। तो इसमें लाइक कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस दोनों यूज़ हो जाते हैं। द सेंटेंस टाइप्स दैट वी हैव डिस्कस्ड हैव देयर, ये अगेन उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है जो हमने डिस्कस की है। The notion of rank shifting. The units of grammar mentioned in 3.1 exhibit a hierarchical order. The order is also called the English rank scale. It could be viewed from the ascending order perspective or descending order perspective. A unit of a higher rank, as Tomori puts it, may rank shift, that is go or more places down the scale of function in the next lower unit. In the tradition of American linguistics, Tomori notes that the rank shifting phenomenon is referred to as downgrading. The two units of grammar that could rank shift are group and the clause. The national group, for instance, can rank shift in the adverbial group. Ferrante and Ojo intimates 5 manifestations of rank shift. तो ओवरऑल इस पैराग्राफ का मतलब ये है लाइक 3.1 में बयान करदा ग्रामर की इकाइयाँ एक दर्जा बंदी की नुमाइश करती है। इस तरतीब को अंग्रेज़ी दर्जा पैमाना भी कहा जाता है।
इसे सऊदी तरतीब के तनाज़र या नज़ुली तरतीब के नुक्ता नज़र से देखा जा सकता है। आला दर्जे की इकाई जैसे कि टोमोरी 1977-47 कहता है कि रैंक शिफ्ट हो सकता है, यानी अगले निचले यूनिट में काम करने के लिए पैमाने पर एक या ज़्यादा जगहों पर जा सकता है। अमेरिकी लसनियत की रवायात में टोमोरे यूनिट करते हैं कि रैंक शिफ्ट के रुझान को डाउन ग्रेडिंग कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? डाउन ग्रेडिंग। ग्रामर की दो इकाइयाँ जो रैंक शिफ्ट हो सकती है वो ग्रुप और शेक है। मिसाल के तौर पर नेशनल ग्रुप एडवर्बल ग्रुप में एक रैंक शिफ्ट हो सकता है, और इसी तरह जो फर्नांडे और ओजो रैंक शिफ्ट के 5 मुज़ाहिर को बयान करते हैं। क्लास कैन रैंक शिफ्ट टू ऑपरेट एट क्यू क्वालिफायर इन द नोमिनियल ग्रुप स्ट्रक्चर। एग्जांपल, द मैन हु ड्रॉ द कार हैज़ रन अवे। तो यहाँ सबसे पहले अगर हम क्वालिफायर को देखें, पिछले स्लाइड में हमने बात की थी कि क्वालिफायर क्या होता है, जो हेड के बाद आता है उसको हम क्वालिफायर कहते हैं, और जो हेड से पहले आता है, अब यहाँ पे हेड क्या है? मैन है, तो हेड के बाद जो आया है वो क्वालिफायर है, हु ड्रॉ द कार हैज़ रन अवे। और इसी तरह जो हेड से पहले आता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मॉडिफायर कहते हैं। मतलब जो हेड से पहले आए उसको हम मॉडिफायर कहते हैं, और जो हेड के बाद आए उसको हम क्वालिफायर। तो यहाँ पे रैंक शिफ्ट हुई है, मींस द मैन हैज़ रन अवे, सिंपल। बट यहाँ पे अगर हम रैंक शिफ्ट की बात करें तो क्वालिफायर हम यूज़ करते हैं, लाइक द मैन हु ड्रॉ द कार हैज़ रन अवे, जिसको हम नोमिनियल ग्रुप भी कहते हैं। क्लास कैन रैंक शिफ्ट टू ऑपरेट एज अ होल नोमिनियल ग्रुप, इधर एट नोमिनियल ग्रुप से मुराद नाउन ग्रुप, इधर एट द सब्जेक्ट पोजीशन ऑफ द कंप्लीमेंट पोजीशन। एग्जांपल, हु स्टोल द मीट इज स्टिल अननोन, ही लाइक्ड व्हाट शी गेव हिम। तो यहाँ पे अगेन लाइक क्लास जो है उसकी रैंक शिफ्ट की बात की गई है पूरे नोमिनियल ग्रुप की, इधर एट द सब्जेक्ट पोजीशन, या कोई वो सब्जेक्ट पोजीशन पे हो सकता है या कंप्लीमेंट पोजीशन पे। जैसे यहाँ पे हु स्टोल द मीट इज स्टिल अननोन, ये दूसरा सेंटेंस, ही लाइक्ड व्हाट शी गेव हिम। फिर उसके बाद एडवर्बल ग्रुप कैन रैंक शिफ्ट टू ऑपरेट क्यू, अगेन क्वालिफायर की बात की गई है। द नोमिनियल ग्रुप स्ट्रक्चर, एग्जांपल, द ट्री बाय द रोड साइड विल सून फॉल, या द ट्री विल सून फॉल। द ट्री बाय द रोड साइड, तो यहाँ पे ये हमारे पास अगेन एक रैंक शिफ्ट हुआ, ये किसकी है? मिसाल है एडवर्बल ग्रुप की। नोमिनियल ग्रुप कैन रैंक शिफ्ट टू ऑपरेट एज अ कॉम्प्लीटिव इन अ प्रीपोजिशनल हेडेड एडवर्बल ग्रुप। एग्जांपल, द बॉय इन द क्लास, द क्लास क्या है हमारे पास, या इन द क्लास, ये हमारे पास प्रीपोजिशनल उसमें आ जाता है, मतलब प्रीपोजिशनल प्रेज में आ जाता है। उसके बाद जो लास्ट है, द नोमिनियल ग्रुप कैन रैंक शिफ्ट एज डायएक्टिक इन द नोमिनियल ग्रुप स्ट्रक्चर। एग्जांपल, द वाइस चांसलर्स ऑफिस हैज़ बीन रीनोवेटेड। द वाइस चांसलर हमारे पास क्या है? ओबियसली एक नाउन है, तो ये नोमिनियल ग्रुप का एक स्ट्रक्चर हुआ। The grammatical category of voice as a grammatical category in relation to the verbal group relates to whether the subject acts or is acted upon. Voice is a sentence, यहाँ पे like active voice और passive voice की बात की गई है। Mary killed a goat, John saw the boy. In the above, Mary the subject performed the action. Obviously Mary ने जो है perform किया है like action. While in the subject second sentence, John the subject performed the action. इसमें अगेन जो है जॉन ने जो है लाइक एक्शन परफॉर्म किया। मैरी और जॉन दोनों क्या कर रहे? एक्शन जो है परफॉर्म कर रहे। कैन यू आइडेंटिफाई द एंटिटीज इन विच द एक्शंस वर परफॉर्म्ड? व्हाट डू वी कॉल द एंटिटी ऑन विच वी एन एक्शन इज परफॉर्म? तो ये लास्ट में आपसे पूछा जाता है कि क्या आप इन इदारों की शिनाख्त कर सकते हैं जिन पर कार्रवाइयाँ की गई, मतलब इंटेंटी से मुराद इदारे। हम इस हस्ती को क्या कहते हैं जिस पर कोई अमल किया जाता है? तो ऑब्वियसली ये जो है एक्टिव वॉइस इनको कहा जाता है। एक्टिव वॉइस में जो है लाइक हमें सब कुछ पता होता है कि कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन पैसिव वॉइस में हमें नहीं पता चलता कि किसने ये परफॉर्म किया। लाइक अ गॉट वाज किल्ड बाय मैरी, अगर हम ये कहें कि अ गॉट वाज किल्ड तो हमें क्या पता कि किसने किया। फिर बाद में अगर आप बाय लगाते हो कि किसने किया, उसका नाम मेंशन करते हो, लाइक आई से द डोर वाज नॉक्ड, दरवाज़ा किसने खटखटाया, किसने दस्तक दी, मुझे नहीं पता। तो ये क्या है? ये पैसिव वॉइस की मिसाल है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैसिव वॉइस, एजेंटेड पैसिव एंड एजेंटलेस पैसिव। इन द एजेंटेड पैसिव द एजेंट ऑफ द एक्शन इज इंडिकेटेड, इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रीपोजिशन बाय। तो यहाँ पे लाइक बाय के ज़रिए जो है एजेंटेड, लाइक जो एजेंट का मतलब यही होता है कारिंदा, जो काम करने वाला हो, तो उसको जो है हम बाय से रिप्रेजेंट करते हैं।
and 4 show agented passive with the agent less passive. The agent is not indicated. Look at the following: a goat was killed, the boy was seen. तो यहाँ पे लाइक आई सेड के अब यहाँ पे अगर हम थर्ड एग्जांपल में आपको रिप्रेजेंट करूँ, जैसे द डोर वाज नॉक्ड। अब ये जो द डोर वाज नॉक्ड ये क्या है, ये एजेंट लेस पैसिव वॉइस है। अगर मैं कहूँ द डोर वाज नॉक्ड बाय फैसल, तो यहाँ पे बाय फैसल क्या है हमारे पास, ये एजेंट पैसिव वॉइस है, एजेंटेड पैसिव वॉइस। इन अ टेक्स्ट द राइटर और स्पीकर कैन चूज बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे अगेन राइटर्स की बात की गई है कि राइटर की मर्जी होती है वो किस तरह चूज़ करते। लाइक जॉन सा द बॉय एक्टिव है, द बॉय वाज सीन बाय जॉन पैसिव है। द डिफरेंस इज इलस्ट्रेटेड बिलो। लाइक थीम जॉन सा द बॉय वाज सीन बाय द जॉन। थीम और रीम आपने डिस्कोर्स स्टडीज़ में पढ़ा होगा। थीम जो है हमेशा सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके बाद जितना भी पार्ट होता है वो सारा क्या होता है, रीम होता है। द टर्म इंडिकेट्स द गिवन व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन वाइल द रीम स्टेट्स द न्यू इन्फॉर्मेशन। मतलब आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती। जॉन हमेशा थीम होगा, कोई भी हो सब्जेक्ट वो हमेशा थीम होता है। द एक्टिव फ्रॉम द सेंटेंस अबाउ कैन बी टेकन एज द आंसर। लाइक जो ऊपर जो मिसाल थी उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है, यहाँ आप देख सकते हैं। और थीम और रीम ऑब्वियसली आपने पढ़े हैं, अगर आपको पता है तो आपके लिए ईजी है। कंक्लूजन में देखें, सिंटैक्टिक एनालिसिस द सिंटैक्टिक लेवल कॉज फॉर अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रामेटिकल यूनिट्स ऑफ ग्रामर। सो सिंटैक्टिक की जब भी हम बात करते हैं ओबियसली हम सेंटेंस से रिलेटेड बात करते हैं, सेंटेंस को स्टडी करते हैं, जिसमें फिर ग्रुप्स भी आ जाते हैं, क्लॉज, सेंटेंस, मॉर्फीम्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, वर्ड्स। द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द यूनिट्स ऑफ ग्रामर को किस तरह जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है, किस तरह यूनिट्स जो है बनाए जाते हैं, इज़ नॉट इनफ, वो इनफ नहीं होते। वन शुड बी एबल टू डिस्क्राइब द स्टाइलिस्टिक सिग्निफिकेंस ऑफ द यूनिट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।